आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। हमारे देश की राजनीति में कुछ एक शब्द हैं जिनके साथ अलग अलग तरह का व्यवहार किया जाता है और ये व्यवहार अपने आप उन शब्दों के साथ कई बार बहुत ज्यादती भी करता है। मसलन हिंदुत्व। जी हां, हिंदुत्व एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर एक बहुत ही नेगेटिव परिभाषा के साथ सामने रखा गया। हिंदुत्व क्या वाकई में वही है जिसकी परिकल्पना हम सब अपने दिमाग में रखते हैं? यानी कि क्या हिंदुत्व को आप एक बहुत ही आक्रामक तरीके से तथाकथित तौर पर संकीर्ण मानसिकता को लोगों के ऊपर प्रक्षेपित करने वाला एक विचारधारा के तौर पर सोच सकते हैं? ऐसी कोशिश की गई है और खास करके उन तबकों के द्वारा जिसे आप वामपंथी कह सकते हैं, जिन्होंने राइट विंग थॉट या यूं कहें कि संघ परिवार के द्वारा चर्चित चर्चा हिंदुत्व को हमेशा एक ऐसे जामे में पहनाने की कोशिश की जो कि समाज में विभाजन करता है, जो कि लोगों को एक दूसरे से दूर करता है, जो कि धार्मिक सौहार्द को तोड़ता है। लेकिन क्या हिंदुत्व वाकई में यही है? आप सुप्रीम कोर्ट की परिभाषा देखें या जिस तरीके से हिंदुत्व को परिभाषित किया गया है हिंदुस्तान में, हिंदुत्व एक विचारधारा है, हिंदुत्व एक जीवन की शैली है। और इसी बात को आज संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने लोगों को समझाने की कोशिश की। तकरीबन 3,500 लोगों को विज्ञान भवन में अपने साथ बिठाकर संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने इस बात पर जोर देने की कोशिश की कि आखिरकार हिंदुत्व का मतलब क्या होता है। क्या हिंदुत्व वाकई में लोगों को तोड़ने का एक जरिया है? क्या हिंदुत्व वाकई में एक ऐसी विचारधारा है जिसे आप मुस्लिम ब्रदरहुड के समकक्ष रख सकते हैं, जैसा कि राहुल गांधी ने कहा है? या दरअसल हिंदुत्व का मतलब होता है बंधुत्व, हिंदुत्व का मतलब होता है एकता, हिंदुत्व का मतलब होता है एकजुट होकर देश की ताकत को मजबूत करना। ये कुछ एक ऐसी परिभाषाएं हैं जिसे लेकर आज संघ के प्रमुख ने तमाम लोगों के बीच अपने दर्शन को बांटने की कोशिश की। क्योंकि हमारा कोई शत्रु नहीं, न दुनिया में है न देश में, को लेकर झगड़ा होने की कोई बात नहीं। क्योंकि आशय की बात तो एक ही है, विविधता में एकता। सभी भारत से निकले संप्रदायों का जो सामूहिक मूल्य बोध है उसका नाम हिंदुत्व है। दिल्ली के विज्ञान भवन में 3 दिनों तक आरएसएस के चलने वाले सम्मेलन के मायने कई हैं। भविष्य के भारत नाम के संघ के कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने देश को हिंदुत्व की परिभाषा बताई। संघ के लिए हिंदुत्व का मतलब सबका साथ, सबका विकास है। दुनिया की विविधताओं का स्वीकार सम्मान करो, उनका उत्सव करो, अपने अपनी विविधता पर श्रद्धा पूर्वक पक्के चलते रहो, बाकी सबकी विविधता का सम्मान करो और मिलजुल कर चलो। यह संदेश देने वाला जो मूल्य समुच्चय है वो मूल्य समुच्चय हिंदुत्व है। कई लोग संघ की छवि पर सवाल भी उठाते हैं। इस बात पर भी भागवत ने सफाई दी। भागवत ने कहा कि अगर मुसलमान नहीं होंगे तो हिंदुत्व नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, इसका मतलब इसमें मुसलमान नहीं चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जिस दिन ये कहा जाएगा कि यहाँ मुसलमान नहीं चाहिए, उस दिन वो हिंदुत्व नहीं रहेगा। वो तो विश्व कुटुंब की बात करता है। जिस दिन हम कहेंगे कि केवल वेद चलेंगे, बौद्ध मत नहीं चलेगा, वो वेदों को नहीं मानता, वो हिंदुत्व नहीं रहेगा। क्योंकि सत्य की सतत खोज हमारे देश में चली है और उसके क्रम में अनेक दर्शन उत्पन्न हुए, उन सब की मान्यता है, वो सब सत्य है, ऐसी सबकी श्रद्धा है, होनी चाहिए। इतना ही नहीं, सवाल संघ की विचारधारा पर भी उठा। इस पर भी भागवत ने सफाई दी। क्योंकि स्वतंत्रता आई तो समता का लोप होता है और समता लाने गए तो स्वातंत्र्य को संकुचित करना पड़ता है। एक साथ दोनों लाना है तो बंधुभाव की आवश्यकता है और वो बंधुभाव ही धर्म है। बंधुभाव का आधार क्या है? हमारे पूर्वज समान है, हमारी सांस्कृतिक विरासत सबकी साझी है और हमारी मातृभूमि एक है। इसलिए मैं कहता हूं, उसका विरोध भी होता है कभी कभी, लेकिन मेरे हृदय की भावना यह है कि भारतवर्ष में जो है वो सब हमारी भाषा में, वो अपने आप को कहे न कहे, उनको स्वतंत्रता है और दूसरा कुछ कहते हैं, हमको उसमें कोई गिला शिकवा नहीं। जाहिर है बदलती दुनिया में संघ अपनी छवि भी बदलना चाहता है। संघ अपने विचारधारा का विस्तार चाहता है। संघ हर उस मुद्दे पर खुलकर बात करना चाहता है जिस पर उसको लेकर सवाल उठते हैं और दिल्ली में चल रहे 3 दिनों के इस कार्यक्रम का लक्ष्य भी यही है।
इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि आज जिस तरह से संघ के प्रमुख ने हिंदुत्व की परिभाषा सबों के सामने रखने की कोशिश की और यह बताने की कोशिश की कि हिंदुस्तान का मतलब है कि इस धरती पर पैदा होने वाला हर व्यक्ति हिंदुस्तानी है और इस लिहाज से आप उसे हिंदू कह सकते हैं, यह अपने आप में किसी भी तरीके से इसे आप असत्य नहीं कह सकते। धर्म और हिंदुत्व दो अलग अलग बातें हैं और यही बात आज मोहन भागवत ने स्पष्ट करने की कोशिश की कि धर्म को हिंदुत्व से जोड़ना अपने आप में हिंदुत्व के साथ अपमान है। उन्होंने इस बात की भी सफाई दी कि आज ऐसे तमाम राजनीतिक दल हैं या राजनीतिक विरोधी हैं जो ये मानते हैं कि दिल्ली सत्ता का केंद्र नहीं है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी संघ के इशारे पर चलती है नागपुर से। ठीक वैसे ही जैसे भारतीय जनता पार्टी इस बात का आरोप लगातार यूपीए के समय लगाती रही कि यूपीए सरकार प्रधानमंत्री कार्यालय या प्रधानमंत्री निवास से नहीं बल्कि 10 जनपद से चला करता है, उसी तर्ज पर आज ये बातें कही जाती हैं कि संघ के कार्यालय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलती है। मोहन भागवत का कहना है कि रिमोट कंट्रोल उनके पास नहीं है, न पहले था, न कभी है और शायद आगे भी नहीं रहेगा। देश का प्रधानमंत्री स्वयंसेवक, देश का उपराष्ट्रपति स्वयंसेवक, देश का राष्ट्रपति स्वयंसेवक, गृह मंत्री से लेकर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री संघ के स्वयंसेवक। संघ और बीजेपी का रिश्ता कौन नहीं जानता, लेकिन दिल्ली में चल रहे संघ के कार्यक्रम में मोहन भागवत ने खुद बीजेपी के साथ रिश्तों पर सफाई दी। उन्होंने संघ और राजनीति के बीच संबंधों पर भी खुलकर बात की। उस दल में स्वयंसेवक क्यों है, उस दल में बहुत सारे पदाधिकारी क्यों हैं, उस दल के आज पंत प्रधान है, राष्ट्रपति जी है, सब लोग स्वयंसेवक है। तो इसलिए, और ये जो लोग कयास लगाते हैं कि नागपुर से फोन जाता होगा और बात होती होगी, बिल्कुल गलत बात है। एक तो वहां काम करने वाले राजनीतिक कार्यकर्ता सब मेरी आयु के हैं, तो वह मेरे से सीनियर है और संघ कार्य का जितना मेरा अनुभव है कदाचित उससे अधिक अनुभव उनको राजनीति का है। उनको अपनी राजनीति चलाने के लिए किसी के सलाह की आवश्यकता नहीं है। हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते, हम सलाह दे भी नहीं सकते। परिचित है तो हालचाल पूछते हैं, उनको सलाह चाहिए तो वो पूछते हैं, अगर हम दे सकते हैं तो हम देते हैं। भागवत ने डंके की चोट पर कहा कि संघ कभी भी राजनीति में नहीं आएगा। संघ का कोई भी पदाधिकारी राजनीति ज्वाइन नहीं कर सकता। बहुत बार प्रश्न आता है कि राजनीति से क्या है, संघ की कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है क्या? संघ ने ये निश्चित किया है कि राजनीति से हमारा संगठन दूर रहेगा। ये स्पर्धा की राजनीति नहीं करेगा, चुनाव नहीं लड़ेगा। संघ का कोई भी पदाधिकारी किसी भी राजनीतिक दल में पदाधिकारी बिल्कुल नहीं बन सकता और चुनाव की, वोटों की इस राजनीति से संघ को दूर रहना है। इतना ही नहीं, भागवत ने ये भी कहा कि राष्ट्रहित के मुद्दे पर वो अपनी बात सरकार के सामने खुलकर रखता है और जरूरत पड़ती है तो सरकार को राय भी देनी चाहिए। इस राष्ट्र नीति के बारे में हमारे मत है और हम पहले से बोलते हैं, सार्वजनिक रूप से बोलते हैं और जितनी शक्ति है उतना उसके अनुसार हो इसका प्रयास भी करते हैं। वो प्रयास हमारा लोकतांत्रिक रीति से ही होता है। संघ ने ये बात भी लोगों को समझाने की कोशिश की कि राजनीति के बगैर कुछ भी संभव नहीं, लेकिन संघ का सियासत से सीधे कोई लेना देना नहीं है। उनको सलाह चाहिए तो वो पूछते हैं, अगर हम दे सकते हैं तो हम देते हैं, परंतु उनके राजनीति पर हमारा कोई प्रभाव नहीं, सरकार की नीतियों पर हमारा कोई प्रभाव नहीं है। वो हमारे स्वयंसेवक है, उनको विचार दृष्टि सब मिली है, वो भी समर्थ है अपने अपने कार्य क्षेत्र में उन विचारों को प्रत्यक्ष करने के लिए। मोहन भागवत ने देश के लोगों को ये समझाने की कोशिश की कि संघ का मकसद चरित्र निर्माण करना है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या इस बात पर वाकई भरोसा किया जा सकता है कि संघ का बीजेपी की सियासत में कोई दखल नहीं। 3 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम के पीछे की सोच यही है कि संघ ये बताना चाहता है कि वो एक राजनीतिक संगठन नहीं है, लेकिन तमाम विरोधी पार्टियां और ये संगठन मानने को तैयार नहीं। उनका सीधा आरोप ये होता है कि आज भी बीजेपी को आरएसएस ही संचालित करता है। जर्नलिस्ट जयराम के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और आइए बताते हैं आपको किस तरह से राफेल के मामले पर एक बार फिर सरकार और विपक्ष आमने सामने है।
लाख सफाई देने के बाद भी कांग्रेस के प्रवक्ता और तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ अधिकारी ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई की सरकार ने राफेल की डील में बहुत बड़ी धांधली की है। अभी तक भ्रष्टाचार के मामले सामने आए नहीं हैं और न ही ऐसा कोई पेपर ट्रेल सामने आया है जिसके जरिए इस बात को साबित किया जा सकता है पुख्ता तौर पर कि भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन कांग्रेस जेपीसी की मांग पर अड़ी हुई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई की सरकार जेपीसी तो दूर छोड़िए, इस बात को मानने को भी तैयार नहीं है कि राफेल के सौदे में किसी भी तरह की कोई धांधलीबाजी हो भी सकती है। ऐसे में जहां कांग्रेस की तरफ से वार हो रहा है, वहीं रक्षा मंत्री बचाव के लिए सामने आती जरूर है, लेकिन अब ऐसा प्रतीत तो होने लगा है कि रक्षा मंत्री का बचाव शायद सरकार के लिए काफी नहीं है। राफेल डील पर सियासी संग्राम, अब की बार एंटनी का वार। फ्रांस का लड़ाकू विमान राफेल हिंदुस्तान कब आएगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन कांग्रेस ने राफेल डील को लेकर जंग छेड़ दी। कांग्रेस राफेल डील को बड़े घोटाले का नाम देना चाह रही है, लिहाजा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से लेकर दूसरे दिग्गज कांग्रेसी मोर्चे पर मुस्तैद हैं। सरकार की सफाई के बावजूद कांग्रेस को भरोसा नहीं है। कांग्रेस ने राफेल डील पर हमला बोलने के लिए इस बार यूपीए के रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी को मैदान में उतारा। एंटनी ने राफेल डील को लेकर केंद्र सरकार पर आरोपों की बौछार कर दी। 126 राफेल खरीदने का प्रस्ताव था तो इसे घटाकर केवल 36 ही क्यों कर दिया गया? अगर राफेल विमान का सौदा सस्ता है तो फिर पूरे विमान क्यों नहीं खरीदे गए? राफेल डील का कॉन्ट्रैक्ट एचएएल से क्यों छीना गया? This aircraft 126. By that time, what would have been the third perception? Compared 2000, 2008, 19. You know what is the perception. All of you very well know. So they are compromising national security. इतना ही नहीं, एंटनी ने इस डील को देश की सुरक्षा से खिलवाड़ भी बताया। तो कांग्रेस के इन गंभीर आरोपों का जवाब देने मैदान में खुद रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण आई। निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस के एक एक आरोपों का खुलकर जवाब दिया। यूपीए के समय ही एचएएल डील से बाहर हो गई थी। यूपीए बताए एचएएल के साथ क्यों नहीं फाइनल हुआ राफेल सौदा। राफेल डील यूपीए के राज में नहीं हो सकी थी। एनडीए सरकार की डील यूपीए के मुकाबले 9% सस्ती है। सभी तथ्यों को संसद में रखा जा चुका है। विपक्ष देश को गुमराह कर रहा है। राफेल डील की कीमत बताना मतलब दुश्मनों की मदद करने जैसा है। मानेंगे कि प्राइवेट को भी ऑप्शन जो उनके सरकार के द्वारा रूल बनाया गया वो गलत है। इसका मतलब वो ये बन रहा है ना, ओईएम के पास मैं जाकर के कुछ बोलूंगी नहीं। वो भी आप बोल सकते हैं, वो भी मतलब उनके समय के सरकार भी बोल नहीं सके, नहीं तो वो एचएएल के साथ अग्रीमेंट हो जाता था। अग्रीमेंट क्यों नहीं हुआ? कुल मिलाकर एक बात तो साफ है कि राफेल डील का यह संग्राम थमने वाला नहीं है। कांग्रेस इस मामले पर जेपीसी जांच की मांग कर रही है, तो दूसरी तरफ सरकार राफेल डील को देश की सुरक्षा से जुड़ा मसला बता रही है। मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। हमलावर विपक्ष के सामने सरकार की तरफ से भी कई दलील रखी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन के मौके पर काशी में हैं। छोटे बच्चों के साथ वहां पर बातचीत कर रहे हैं, मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं। इसके साथ साथ बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए भी पहुंचे। लेकिन जब जनता के सम्मुख हुए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 50 महीने की अपनी सरकार का पूरा लेखा जोखा भी अपने उन लोगों के सामने रखा जिन्होंने उन्हें निर्वाचित करके संसद भवन भेजा है। यानी कि सरकार की तरफ से जवाब देने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब खड़े होने लगे। जन्मदिन के दिन भगवान भोले का आशीर्वाद लेकर अगले दिन प्रधानमंत्री मोदी काशी की जनता से रूबरू हुए। बतौर सांसद 4 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। 4 साल में काशी कितनी बदली, इस बात का बखान किया और काशी को पूर्वी भारत का गेटवे बनाने का सपना भी दिखाया। वाराणसी को पूर्वी भारत के गेटवे के तौर पर विकसित करने का भरसक प्रयास हो रहा है और इसलिए सरकार की प्राथमिकता वाराणसी को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ने की है। पीएम मोदी ने इस मौके पर वाराणसी के विकास के लिए करीब 550 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं को लॉन्च किया। मोदी ने दावा किया
कि रेल हो या फिर सड़क, काशी की सूरत अब बदल चुकी है। तो शहर भर में बिजली के लटकते तारों को देखकर हमेशा सोचता था कि आखिर कब बनारस को इससे मुक्ति मिलेगी। आज देखिए, शहर के एक बड़े हिस्से से लटकते हुए तार गायब हो गए। बाकी जगहों पर भी इन तारों को जमीन के भीतर बिछाने का काम तेजी से जारी है। इतना ही नहीं, इस मंच से पीएम ने जहां नई योजनाओं का ऐलान किया तो वो पुरानी सरकारों पर भी हमला करना नहीं भूले। धरती पे परिवर्तन दिख रहा है, धन्यवाद। वरना आप तो उस व्यवस्था के गवाह रहे हैं जब हमारी काशी को भोले के भरोसे अपने हाल पर छोड़ दिया गया। उसे अपने हृदय की भावनाएं। ये बात हकीकत है कि पिछले 4 सालों में काशी की सूरत बदली और अब मोदी उसे भुनाना भी चाहते हैं। यही वजह है कि बीएचयू के मंच से मोदी ने न सिर्फ जनता को अपने कामकाज का हिसाब दिया, बल्कि आगे का प्लान भी साझा किया। मोदी के वाराणसी दौरे को 2019 के चुनावी अभियान के आगाज के तौर पर भी देखा जा रहा है। सुशांत मुखर्जी के साथ अनिल यादव, न्यूज़ नेशन, वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन कल था, तो लोगों ने अलग अलग तरीके से उन्हें बधाई भी दी है। आइए अब आपको एक ये तस्वीर दिखाते हैं जो अपने आप में आपको अचंभित कर देगी। पुणे के शीतल महाजन नाम की एक महिला ने शिकागो में 13,000 फुट की ऊंचाई से विमान से छलांग लगाई और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उन्हें उस ऊंचाई से बधाई भेजी और अपने इस पूरे कारनामे का उन्होंने वीडियो बनाकर उसे अपलोड भी किया है। पद्मश्री पुरस्कार की विजेता महाजन ने कहा है कि वो पिछले 4 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन सफलता नहीं मिली। शायद उनके इस कारनामे के बाद प्रधानमंत्री से उनको बुलावा जरूर आ जाए। ये तस्वीरें उनके जन्मदिन पर बधाई देने की कोशिश करती हुई उनकी एक समर्थक। पंजाब के करतारपुर कॉरिडोर को खोलने को लेकर जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू और उसके साथ साथ हरसिमरत सिंह कौर एक दूसरे के आमने सामने हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि खुलेआम लड़ाई चल रही है अकाली दल और कांग्रेस के बीच में। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हरसिमरत कौर ने सुषमा स्वराज का नाम लेकर सिद्धू को यह झिड़की देने की कोशिश की है कि सिद्धू को सुषमा स्वराज जी ने न सिर्फ डांटा बल्कि यह भी कहा कि सिद्धू झूठ बोल रहे हैं और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के संबंधों में और खला बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सिद्धू को देश विरोधी भी करार देने की कोशिश की गई है हरसिमरत कौर के द्वारा। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस पूरे मुद्दे पर ऐसा लग रहा है जैसे कि अकाली दल के नेताओं की सिट्टी पुट्टी गुम है, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ते नवजोत सिंह सिद्धू की यह पहल कामयाब हो जाती है तो अकाली दल, जिसने आज तक अपना जनाधार सिर्फ इस बात को लेकर बना रखा है कि सिखों की भावनाओं की कद्र अकाली दल के नेता से ज्यादा कोई नहीं कर सकता, उसके लिए तो फिर यह बहुत बड़ी चोट होगी कि नवजोत सिंह सिद्धू ने वो कर दिखाया जो अकाली दल के नेता कभी ना कर पाए। ये सारी बातचीत जो अखबारों में ये बोल रहा है, कर रहा है, इतना बड़ा झूठ कोई कैसे बोल सकता है? दुश्मन के हैं कि अपनों के हैं? इतने बड़ी गद्दारी देश के साथ कौन कर सकता है? सिद्धू पर केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर का गुस्सा कुछ यूं निकला। हरसिमरत ने सवाल भले ही सिद्धू के बयानों पर उठाए, लेकिन जवाब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मांगे। मैं राहुल गांधी से, कांग्रेस पार्टी से जानना चाहती हूं कि आपकी नीति क्या है, आपकी सोच क्या है? आप इस मंत्री के खिलाफ कोई एक्शन लेते हैं कि आप भी इसके साथ रले मिले हैं? पंजाब में करतारपुर कॉरिडोर खोलने पर चल रहा विवाद एक बार फिर सियासी घमासान की वजह बन गया। पंजाब सरकार के मंत्री और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने करतारपुर कॉरिडोर खोलने पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से आश्वासन मिलने का दावा किया, तो अकाली नेता और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने एक झटके में उसे खारिज कर दिया। काफ़ी बातचीत हुई, डिटेल डिस्कशन हुई। सुषमा जी ने बड़प्पन दिखाया है, बहुत बड़ी बात की है उन्होंने। हमारी आस्था जो है वो और भी विश्वास में तब्दील होती है कि उन्होंने ये कहा है कि ड्राफ्ट बन रहा है तो आई विल राइट अ लेटर। सुषमा जी ने उससे बात करने से इनकार किया, लेकिन इस मंत्री के झूठ को आप देखिए, बाहर आके मीडिया को एड्रेस करके बोलता है
कि मैंने सुषमा जी को कॉरिडोर खोलने के लिए बोला और सुषमा जी ने कहा मैं ये सब करूंगा, जब हकीकत ये है कि सुषमा जी को जब ये कॉरिडोर, सुषमा जी ने कहा ये हरसिमरत ने ऑलरेडी मेरे से बात करी हो, हमारी बातचीत इस पे चल रही है, तुमको बोलने की जरूरत, तुम जाओ। चाहे इमरान की ताजपोशी में पाकिस्तान जाना हो, वहाँ जनरल बाजवा से गले मिलना हो, या फिर करतारपुर कॉरिडोर खुलवाने की बातचीत का सिद्धू का दावा, हरसिमरत कौर ने मीडिया के कैमरों के सामने तमाम मुद्दों पर सिद्धू को जमकर कोसा। कांग्रेस का मंत्री, जिम्मेदार एक मंत्री, वो पहले तो दुश्मन देश जाता है, दुश्मन को गले लगाता है, और फिर जब नाराजगी लोगों की देखी तो सिख भावनाओं के साथ इस हद तक खेलबाड़ करके इतना झूठ बोल सकता है। सिद्धू पर आरोप लग रहे हैं कि जनरल बाजवा से गले मिलने पर शुरू हुए हंगामे को शांत करने के लिए उन्होंने करतारपुर कॉरिडोर का मुद्दा उछाला और सिखों की भावनाओं से खिलवाड़ किया। वहीं कांग्रेस विवादों से घिरे सिद्धू के बचाव में उतर आई है। जो पेट में दर्द, हरसिमरत कौर बादल के पेट में दर्द जो उठ रहा है, वो एक ही बात का उठ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो हाय सुखबीर की जगह सिद्धू का नाम तो नहीं आ रहा। अरे सिद्धू का नाम इसलिए आ रहा है कि वो सच्चे सिख की भूमिका निभा रहे हैं। दरअसल करतारपुर साहिब सिखों के पहले गुरु नानक देव जी का निवास स्थान था और यहीं उनका निधन भी हुआ था। लिहाजा सिख समुदाय के लिए ये किसी तीर्थ स्थान से कम नहीं। ऐसे में गुरु नानक देव की 550वीं जयंती से पहले करतारपुर कॉरिडोर का जो दाव सिद्धू ने चला है, उस पर विवाद फिलहाल थमता नजर नहीं आता। टीम न्यूज़ नेशन। नोटों की बारिश कभी देखी है क्या आपने? जाहिर सी बातें नहीं देखी होगी भाई, इतने नोट हम सबों के पास होते ही कहाँ हैं कि हम नोट की बारिश कर बैठे। लेकिन आइए अब आपको दिखाते हैं, एमएनएस के एक नेता हैं। मुंबई के घाटकोपर में गणेश उत्सव के दौरान भजन कीर्तन के कार्यक्रम में कांग्रेस के विधायक नसीम खान पहुंचे तो वहां एमएनएस के नेता महेंद्र भानुशाली ने उनके ऊपर ऐसे नोट उड़ाए स्वागत के समारोह के दौरान कि लगा जैसे कि नोटों की बारिश हो रही है और जनाब कांग्रेस के विधायक जी इस नोटों की बारिश में दबते चले जा रहे हैं। काश ये नोटों की बारिश गरीबों पर भी हो जाती, उनका काफी भला हो जाता। देश भर में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर बार बार आवाज उठ रही है, मुखर तरीके से उठ रही है। लेकिन तमाम सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हैं, हर किसी ने ऐसा लगता है कि ऐसी चुप्पी साध रखी है कि कहीं कुछ होता दिखाई नहीं देता। जरा हरियाणा की बात देखिए, क्या हाल है आज हरियाणा में। यह बात स्पष्ट हो जाती है कि किस तरीके से वहां पर अगर टॉपर बच्ची के साथ भी बलात्कार होता है तो उनके आरोपियों को पकड़ने की पुलिस के पास कोई गुंजाइश नहीं होती है। इतना ही नहीं, इसके अलावा अगर आप पिछले 3 से 4 दिनों का आंकड़ा देखें तो 6 साल की बच्ची से बलात्कार होते होते विधवा तक से बलात्कार हो जाता है हमारे देश में। और यह सब कुछ सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि राज्य सरकारों को बलात्कार एक समस्या समझ में ही नहीं आती। वो सिर्फ कहते हैं, लेकिन यह समस्या उनके लिए समस्या नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि बलात्कार पीड़ित और बलात्कार पीड़िता कभी भी वोट के रास्ते में नहीं आते। हरियाणा में दरिंदगी की हद थम नहीं रही। रेप की वारदात, कहीं बच्ची से बलात्कार, कहीं विधवा को बनाया शिकार। रेवाड़ी में एक छात्रा से गैंगरेप की घटना के बाद हुए हंगामे के बावजूद हरियाणा पुलिस और सरकार ने जैसे कोई सबक नहीं लिया। पिछले 2 दिन में रेप की 3 नई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। रोहतक में 10 साल की बच्ची के साथ रेप की खबर आई। बच्ची ने अपने रिश्तेदार समेत 4 लोगों पर इल्जाम लगाया। पानीपत में 8वीं क्लास की छात्रा खेत में बेसुध मिली। छात्रा ने कुछ लड़कों पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। वहीं जींद में एक विधवा महिला गैंगरेप का शिकार हुई। 2 युवकों ने बाइक से अगवा कर महिला से दुष्कर्म किया। एक के बाद एक हो रही इन वारदातों पर सिर्फ हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरा देश उबल रहा है। बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ नारा से सिर्फ बेटियां नहीं बचेंगी, उनके लिए आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा हर टाइम उनके लिए। और दूसरी बात ये कि एक ठोस से ठोस हमें कानून बनाने, क्योंकि लोगों के अंदर डर नहीं है। इस बीच रेवाड़ी केस की जांच में जुटी एसआईटी ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने वारदात को साजिश के तहत अंजाम दिया। प्री प्लानिंग से उस जो वो ट्यूब जो जहाँ पे ये क्राइम हुआ है, द सीन ऑफ अकरेंस, वहाँ पे उसने उस चीज़ को ऑर्गेनाइज किया और बाद में डॉक्टर को भी वहाँ बुलाया। रेप की बढ़ती घटनाओं पर हरियाणा की खट्टर सरकार भी विरोधियों के निशाने पर है। जिस तरीके से पुलिस का और सरकार का रवैया है,
आज मैं समझता हूँ कि उसी की वजह से लगातार हरियाणा में इस तरीके के अपराध, दुष्कर्म के, रेप और गैंग रेप की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और ये भी एक उसी का उदाहरण है। सवाल यह है कि आखिर सरकारें कब जागेंगी, देश की बहू बेटियों के साथ ऐसी घटनाएं कब रुकेंगी और कब वो अपने आप को समाज में सुरक्षित महसूस कर पाएंगी। टीम न्यूज़ नेशन। अब तो जिस तरह की खबरें आ रही हैं, ऐसा लगता है कि बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने वाली हमारी बच्चियां भी महफूज नहीं हैं। देहरादून के एक बहुत ही प्रतिष्ठित स्कूल में, बोर्डिंग स्कूल में 10वीं की छात्रा के साथ गैंग रेप हुआ और ये बात तब समझ में आई जब छात्रा गर्भवती होने वाली थी। आप जरा सोचिए, स्कूल प्रशासन ने किस तरीके से इस पूरे मामले को दबाने की पुरजोर कोशिश की थी और जब यह मामला हाथ से बाहर निकला तब जाकर लोगों को पता चला कि आखिरकार क्या हो रहा है। यह स्कूल का हाल है, वो भी एक प्रतिष्ठित स्कूल जो कि देहरादून में है, जो कोएड है और वहां पर हॉस्टल में लड़के और लड़कियां दोनों रहते हैं और वहां पर एक छात्रा के साथ, 10वीं की कक्षा की छात्रा के साथ गैंग रेप किया जाता है। अब इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और हिंदुस्तान में क्या हो सकता है। हम आज चाहे कितने भी नारे दिलें, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, ये सब नारे खोखले हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आज महिलाएं और बच्चियां हमारे देश में सुरक्षित नहीं हैं और इसलिए विदेश से आने वाला हर व्यक्ति यही कहता है, क्या करे तुम्हारे देश में आकर, यहां पर तो महिलाएं तक सुरक्षित नहीं है। पहले हॉस्टल में छात्रा से हुई हैवानियत, फिर स्कूल प्रशासन ने छिपाया पाप। ये हैरान और परेशान करने वाली वारदात उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से सामने आई है, जहां 10वीं क्लास में पढ़ने वाली एक छात्रा के साथ उसी के स्कूल में पढ़ने वाले कुछ स्टूडेंट्स ने रेप किया। 16 साल की ये छात्रा स्कूल के ही हॉस्टल में रहती है और उसके साथ करीब 2 महीने पहले इस वारदात को अंजाम दिया गया। उस बच्चे द्वारा ये बताया गया है कि उसके साथ दुष्कर्म की घटना हुई है, उसी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों द्वारा की गई है। अब वो जो छात्र हैं वो भी माइनर हैं, उनका भी एज सर्टिफिकेट लिया जा रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि स्कूल प्रशासन ने इस बच्ची को इंसाफ दिलाने के बदले उसे डरा धमकाकर इस केस को दबाने की कोशिश की। जो कॉलेज प्रशासन है उसके डायरेक्टर हैं और एक उसके प्रिंसिपल हैं कॉलेज के और एक एडमिनिस्ट्रेटिव है और उनकी वाइफ है एडमिनिस्ट्रेटिव और एक आया है। टोटल 5 लोग कॉलेज प्रशासन के और चार जो लोग हैं वो स्टूडेंट हैं जिनके द्वारा ये घटना की गई थी। हालांकि मामला सामने आने के बाद अब सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। यूपी के बुलंदशहर से भी बेहद दर्दनाक मामला सामने आया है। यहाँ पहले तो 13 साल की एक नाबालिग के साथ रेप किया गया और फिर उस दरिंदे ने बच्ची को जहर खिला दिया, जिससे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं यूपी के रामपुर में एक महिला को सोशल साइट पर दोस्ती बढ़ाना महंगा पड़ गया। आरोप है कि एक युवक ने पहले तो इससे दोस्ती की और फिर उसे नशीली दवा खिलाकर गैंगरेप किया। फेसबुक के माध्यम से किसी लड़के से इसका संबंध स्थापित हुआ है और उसी के कहने पर ही इसको रामपुर बुला लिया गया था और यहाँ इसने मिलक थाने पे आकर तहरीर दी है कि मेरे साथ जो है सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। यूपी हो या उत्तराखंड, एमपी हो या फिर हरियाणा, हकीकत ये है कि देश के किसी भी हिस्से में बच्चियों से बर्बरता की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही। टीम न्यूज़ नेशन।